जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी। आज जो हम समाजशास्त्री के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, उनका नाम है जुर्गन हेबरमास साहब, जिनका जन्म 1929 में हुआ था। हम जो समाजशास्त्री या समाज का वर्णन करने जा रहे हैं, वह दुनिया के हर एक कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। वह चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या सोशलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सोशलॉजी में जब तक समाजशास्त्री का अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक सोशलॉजी का ज्ञान असंभव है। इसलिए सबसे पहले समाजशास्त्री के बारे में, जो कौन समाजशास्त्री ने क्या सोशलॉजी के बारे में कहा है या उनका क्या विचार है, इनको जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। और यह हर एक समाज एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छोटा एग्ज़ाम हो या मध्यम एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो या उससे भी बड़ा एग्ज़ाम, हर एक कंपटीशन में जो सोशलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए समाजशास्त्र थिंकर के विचारों को जानना अति महत्वपूर्ण है। उन्हीं विचारों के आधार पर समाज सब्जेक्ट का निर्माण किया गया है। तो आज हम जो समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं, उनका नाम है जुर्गन हेबरमास साहब। उनका जन्म 1929 में हुआ था। प्राविधीय तार्किकता के आलोचक तथा भाषा विज्ञान एवं संप्रेषणात्मक क्रिया के महत्व सिद्धांत के समर्थक एवं पैरोकार जर्मन के दार्शनिक और सामाजिक विचारक जुर्गन हेबरमास साहब ने आजकल अपने विचारों से सभी मानवीय विज्ञानों में धूम मचा रखी है। हेबरमास साहब जर्मनी के सुप्रसिद्ध फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की द्वितीय पीढ़ी के अत्यंत प्रखर एवं अग्रणी विद्वान हैं। यह संप्रदाय समाजशास्त्रीय जगत में अपने आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी के लिए जाना जाता है। संभवतः पश्चिमी मार्क्सवादी परंपरा में फ्रैंकफर्ट संप्रदाय सर्वाधिक प्रभावशाली सैद्धांतिक धारा का प्रतिनिधित्व करता है। हेबरमास साहब के दार्शनिक, राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय विचारों का निर्माण न केवल नाजीवाद की दुर्घटना, अपितु जर्मनी में एक अस्थायी संविधानात्मक एवं प्रजातांत्रिक राजनीति के उद्भव की पृष्ठभूमि में हुआ। हेबरमास साहब का जन्म जर्मनी में एक मध्यम वर्गीय पारंपरिक परिवार में हुआ था। हेबरमास साहब का जन्म जर्मनी के मध्यम वर्ग में एक पारंपरिक परिवार में हुआ था। उनके पिता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्देशक थे। अपनी किशोरावस्था में हेबरमास साहब पर विश्व युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। नाजीवाद के खत्म हो जाने के बाद जर्मनी के भविष्य के बारे में एक आशावाद का जन्म हुआ, किंतु युद्ध के तत्काल बाद की अवधि में जर्मनी में कोई नाटकीय प्रगति न हो पाने के कारण हेबरमास साहब को काफ़ी निराशा हुई। किंतु इसी काल में उन्होंने सभी प्रमुख लेखकों को पढ़ा, जिनकी पुस्तक उस समय नाजी जर्मनी में प्रतिबंधित थी। इसी अवधि में उन्होंने सन 1949 से 54 के बीच दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, जर्मन साहित्य जैसे अनेक विषयों का अध्ययन किया। सन 1954 में उन्होंने बोन विश्वविद्यालय से शोध उपाधि पीएचडी प्राप्त कर एक पत्रकार के रूप में अपनी व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। सन 1956 में
हेबरमास साहब विश्व प्रसिद्ध सामाजिक शोध के फ्रैंकफर्ट संस्थान में आ गए और इस संस्थान के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित सदस्य थियोडोर अटार्नो के शोध सहायक बन गए। किंतु इस संस्थान के प्रमुख मैक्स हॉकहाइमर के साथ किसी मुद्दे पर विवाद हो जाने के कारण उन्हें इस संस्थान को शीघ्र ही छोड़ना पड़ा। सन 1961 में उन्हें हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर आमंत्रित किया गया और वे यहाँ चले आए। यहाँ वे सन 1964 तक रहे और पुनः फ्रैंकफर्ट लौट गए। यहाँ वे फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र के आचार्य बन गए। सन 1971 से सन 1981 के बीच मैक्स ब्लॉक संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य करने के बाद वे पुनः फ्रैंकफर्ट शोध संस्थान में आ गए और सन 1994 में इस संस्थान से सेवानिवृत्ति के बाद यहीं सेवानिवृत्त आचार्य इमेरिटस प्रोफेसर बन गए। हेबरमास साहब को अनेक लब्ध प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। यही नहीं, उन्हें कई विश्वविद्यालय से मानद आचार्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अन्य संप्रदायों की भांति हेबरमास साहब भी हीगल और मार्क्स की कृतियों से काफी प्रभावित रहे हैं। किंतु अडार्नो और हॉकहाइमर से भिन्न उन्होंने कार्ल मार्क्स साहब के मूल के सिद्धांत और इस संप्रदाय की प्रथम पीढ़ी के सांस्कृतिक निराशावाद को अस्वीकार किया है। वेबर साहब के समान ही हेबरमास साहब यह मानते हैं कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की प्रथम पीढ़ी ने प्रणालीगत तार्किकता यानी कि रेशनल सिस्टम रेशनैलिटी और व्यवहारगत तार्किकता एक्शन रेशनैलिटी को एक ही समझने की भूल की है। इसी प्रकार का एक भ्रम उन्होंने प्रणाली और जीवन जगत लाइफ वर्ल्ड को अलग थलग करके पैदा किया। हेबरमास साहब कहते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन जगत की कीमत पर प्रणाली अर्थव्यवस्था का संपूर्ण समाज पर प्रभुत्व जमाने वाली विद्या मान लिया गया। जीवन जगत की अवधारणा मूल रूप में हर्शल और सूज की है, जिसे बाद में हेबरमास साहब आदि विचारकों ने अपने लेखनों में प्रयोग किया है। जीवन जगत से तात्पर्य एक अकेले सामाजिक कर्ता के उस निकट परिवेश से है जिससे वह घिरा होता है। प्रारंभिक फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विद्वानों की भांति हेबरमास साहब पर भी हीगल का चिरस्थायी प्रभाव पड़ा है। सन 1980 के मध्य में आधुनिकता पर अपने एक व्याख्यान की शुरुआत करते हुए हेबरमास साहब ने यह कहा है कि आधुनिकता की शुरुआत कम से कम दार्शनिक दृष्टि से हीगल से प्रारंभ होती है। उनके शब्दों में आधुनिकता की अवधारणा संबोध को विकसित करने वाली हीगल पहले दार्शनिक थे। अपने बाद के व्याख्यानों में उन्होंने उत्तर आधुनिक विचारकों बैतली, दरिदा और फूको की तथाकथित तार्किकता की अतिवादी समीक्षा संबंधी विचारों की कमियों को भी उजागर किया है। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के आलोचनात्मक सिद्धांत से पूर्णतः संबंध होते हुए भी हेबरमास साहब ने सामाजिक विज्ञानों से लेकर दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्र से भाषा विज्ञान जैसे अनेक विषयों पर लिखा है। उनकी प्रमुख रुचि समान समाज के संदर्भ में और विशेष रूप में पूंजीवाद के संदर्भ में ज्ञान की भूमिका की खोज में रही। इस संदर्भ में उन्होंने प्रत्यक्षवाद और आर्थिक निर्धारणवाद की कटु आलोचना की है। उन्होंने टॉलकट पार्सन्स के प्रणाली सिद्धांत सिस्टम रेशनैलिटी की भी सिस्टम थ्योरी की भी जमकर आलोचना की है। इस संबंध में एल लुहमान से उनका एक लंबा वाद विवाद भी हुआ, यानी कि इसी विचार पर एल लुहमान से उनका एक बहुत बड़ा लंबा वाद विवाद हुआ है। हेबरमास साहब ने राज और आदर्शात्मक वेदता के पतन संबंधी आधुनिक अध्ययनों को भी प्रभावित किया है। माने हेबर साहब जो हैं सो हेबर में राज और आदर्शात्मक वैधता के
राज और आदर्शात्मक वैधता के पतन संबंधी आधुनिक अध्ययनों को भी प्रभावित किया है। अपने कई लेखनों में उन्होंने शक्ति और वैधता की समस्या के प्रश्न को भी उठाया है। मैंने वो कई जो उनका लेखन है उनमें शक्ति और वैधता के पतन संबंधी अवधारणा को भी उठाया है। इनके आपसी संबंधों का विस्तृत विश्लेषण किया। मैंने शक्ति और वैधता में जो संबंध है उनका विस्तृत विश्लेषण किया है। ये उत्तर आधुनिकता की आलोचना करते हुए हेबरमास आलोचना द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी 1988 करने उत्तर आधुनिकता की आलोचना माने द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी जो उनकी पुस्तक है जो 1988 में प्रकाशित हुआ करने से भी नहीं चुके हैं। प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हुए हेबरमास साहब ने लिखा है कि वस्तुपरक वैज्ञानिक ज्ञान से मुक्ति और प्रभुता प्राप्त करना दोनों ही संभव नहीं है। मैंने प्रत्यक्षवाद की हेबरमास साहब आलोचना करते हुए लिखते हैं कि वस्तुपरक वैज्ञानिक ज्ञान से मुक्ति और प्रभुता प्राप्त करना दोनों ही संभव नहीं है। इसके विपरीत इसके विज्ञान के द्वारा एक ऐसी विचारधारा का प्रसार किया जाता है जो यथास्थिति का समर्थन करती है। यह स्थिति मूलतः इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि ज्ञान की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञान के स्रोत स्वतंत्र होने के साथ साथ मुक्त वार्तालाप पर आधारित हो, जो कि पूंजीवाद में राजनीतिक और अन्य अवरोधों से पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। अपनी पुस्तक तार्किक समाज की ओर 1970 माने उनकी जो पुस्तक है तार्किक समाज की ओर 1970 और सिद्धांत और व्यवहार में स्पष्ट रूप में माने क्लियर करके स्पष्ट रूप में उन्होंने लिखा है कि तत्वों और मूल्यों के तीव्र पृथक्करण पर आधारित एक तटस्थ और राजनीतिक विज्ञान का विचार पूर्णतः अव्यवहारिक है, क्योंकि सत्य संबंधी संप्रेषण और विचारों के आदान प्रदान की स्वतंत्रता राजनीतिक समस्याओं से घनिष्ठ रूप से गुथी हुई होती है। माने सत्य संबंधी संप्रेषण और विचारों के आदान प्रदान की स्वतंत्रता राजनीतिक समस्याओं से घनिष्ठ रूप से गुथी हुई होती है। उन्होंने कार्ल मार्क्स के बाद के लेखनों के प्रत्यक्षवाद को विशेष रूप में अस्वीकार कर उनके प्रारंभिक लेखनों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें पूंजीवादी समाज की कड़ी समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के प्रमुख बिंदु के रूप में हेबरमास साहब ने लिखा है कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की महत्ता को निर्धारण करने में विज्ञान और यहाँ तक कि दर्शन के पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका अब समाप्त हो चुकी है। अब ये साधक अथवा उद्देश्यात्मक तार्किकता के बंदी हो चुके हैं। विज्ञान ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी तार्किकता के विकास में योगदान किया है। इस तार्किकता ने पूंजीवाद को विभिन्न क्षेत्रों में पैर पसारने अनेकानेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण करने के साथ साथ परिष्कृत अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में महती भूमिका अदा की है। फिर भी यह विज्ञान स्वयं पूंजीवाद के लिए कोई श्रेयस्कर औचित्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। संक्षेप में विज्ञान की तकनीकी समझ प्रत्यक्षात्मक है और अंततः यह विचारणात्मक भी है। यह तकनीकी प्रगति विज्ञान को जिस प्रकार की इसका प्रयोग किया जाता है व्याख्यात्मकता का तत्व नहीं दे पाई। परिणामतः हेबरमास साहब यह मानते हैं कि विज्ञान और तार्किकता यानी साइंस और रैशनैलिटी आधुनिक पूंजीवादी युग में मानवीय जीवन में गुणात्मक विकास करने के स्थान पर उनका विनाश का कारण बन गए। विज्ञान ने सांस्कृतिक जीवन को न केवल प्रदूषित किया है अपितु इसने अधोगति की ओर धकेल दिया है। हेबरमास साहब का कहना है कि विज्ञान ने सांस्कृतिक जीवन को न केवल प्रदूषित किया है अपितु इसने अधोगति की ओर धकेल दिया है। इसने कई व्याधिकीय स्वरूपों के समाधान करने में सहयोग करने के स्थान पर इनमें निरंतर वृद्धि की है।
प्रत्यक्षात्मक विज्ञान के इन नकारात्मक स्वरूपों और परिणामों का प्रतिकार करने के लिए ही आलोचनात्मक सिद्धांत का जन्म हुआ, जो राजनीतिक और सामाजिक सुधार द्वारा उधार मुक्ति कार्यक्रमों पर जोर देता है। जॉर्ज लुकास के बाद संभवतः आलोचनात्मक सिद्धांत के सर्वाधिक उल्लेखनीय हस्ताक्षर हेबरमास है। वे कहते हैं कि दमन और शोषण की आलोचना मात्र से मानव की मुक्ति की समस्या का हल संभव नहीं है। इसके लिए दमन और शोषण को उत्पन्न करने वाली पूंजीवादी शक्तियों की खोज कर उन पर प्रहार करना आवश्यक है, तभी समाज का उद्धार संभव है। पूंजीवादी शक्तियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सम्मिलित कर इनका हेबरमास साहब ने गूढ़ एवं विस्तृत विश्लेषण किया है। हेबरमास साहब के अनुसार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संगठन में हुई अप्रत्याशित प्रगति के कारण मानव की तार्किकता, रैशनैलिटी का महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब तार्किकता की भूमिका मात्र तकनीकी कार्य कुशलता तक सीमित रह गई है। यह अब उसे साध लक्ष्य और लक्षित नहीं करती है, अपितु केवल साधनों को संगठित करने में सहायता करती है। परिणामतः मानव की तार्किकता स्वतंत्रता का साधन न होकर प्रभुत्व एवं वर्चस्व प्राप्ति का साधन मात्र बन गई है। अतः मानव के उद्धार के लिए तार्किकता की पुनर्स्थापना आवश्यक है। हेबरमास साहब कहते हैं कि पूंजीवाद के विस्तार के साथ राजतंत्र और अधिकारी तंत्र नौकरशाही का विकास और विस्तार हुआ है, जिसके कारण मानव की स्वतंत्रता का हनन हुआ और वह अधिकाधिक पराधीन होता चला गया। हेबरमास साहब के अनुसार मानव के दमन और शोषण के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उत्तरदायी मानते हैं। विज्ञान यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में उनके विचार विरोधाभासी है। एक और वे विज्ञान को प्राकृतिक नियमों की खोज के लिए आवश्यक मानते हैं। यही नहीं, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी नियंत्रण के लिए विज्ञान की उपयोगिता को भी स्वीकार करते हैं। किंतु जब इसी प्रौद्योगिकी नियंत्रण का प्रयोग आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए होता है, तब वे इसे शोषण और दमन का हथियार मानते हैं, जिसकी हेबरमास साहब ने तीव्र आलोचना की है। अपने आलोचनात्मक सिद्धांत के कार्यान्वयन हेतु हेबरमास साहब ने कई नई सामाजिक आंदोलनों का सुझाव दिया है, जैसे महिला आंदोलन, पर्यावरण रक्षा आंदोलन, प्रति संस्कृति काउंटर कल्चर आंदोलन आदि। इन सभी आंदोलनों का सक्रिय राजनीतिक आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है। इन नवीन आंदोलनों का सरोकार वितरण की समस्याओं से नहीं है, अपितु जीवन के उपयुक्त रूपों से है। इन आंदोलनों का मंतव्य राजनीतिक सत्ता हथियाना नहीं है, अपितु ये आंदोलन एक तार्किक और विवेक सम्मत समाज की रचना करना चाहते हैं, ताकि समाज की खोई हुई चेतना को पुनर्स्थापित किया जा सके। हेबरमास साहब ने आधुनिक पूंजीवादी समाज में वैधकरण की समस्या का भी सूक्ष्म एवं सारघर्मित विश्लेषण किया है। माने हेबरमास साहब ने आधुनिक पूंजीवादी समाज में वैधकरण की समस्या का भी सूक्ष्म एवं सारघर्मित विश्लेषण किया है। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज पूर्णतः विरोधाभासों, संकटों और विकृत ज्ञान से भरा हुआ है। इस प्रकार के विचार हेबरमास साहब ने अपनी पुस्तक वैधकरण का संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1976 में व्यक्त किए हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्नत पूंजीवाद अब शुद्ध आर्थिक या प्रणाली संकट को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि राज्य ने अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक नियंत्रणात्मक कार्य अपने हाथ में ले लिए। फिर भी राज्य का हस्तक्षेप विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने में अक्षम रहा है। इन विरोधी आदेशों का जन्म एक ऐसी अर्थव्यवस्था के मूलभूत विरोधों से होता है
जिसके क्रियाकलाप अधिकाधिक समाजवादी होते हैं, किंतु जो निरंतर निजी हितों की पूर्ति करते रहते हैं। अतः हेबरमां की दृष्टि में पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था की मूलभूत संकट प्रवृत्तियां, जिनका विवेचन मार्क्स ने किया है, वे आज भी यथावत विद्यमान है। हेबरमां साहब की प्रारंभिक कृतियों में इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि आधुनिक राज किस प्रकार पूंजीवाद की उपज है तथा किस प्रकार ये पूंजीवाद को जिंदा रखने का कार्य करते हैं। मानव जीवन की विमुक्ति और उद्धार के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हेबरमां साहब ने भाषा संप्रेषण और समाज के उद्भव के सिद्धांत के कुछ तत्वों को अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो 1981 में प्रस्तुत किया, इस पुस्तक में उन्होंने संप्रेषण तथा तार्किकता के वैध सिद्धांत के विकास की असफलता और अव्याख्यावाद, रिडक्शनिज्म या निर्धारणवाद के साथ चिपके रहने के लिए पश्चिमी सामाजिक सिद्धांत की कटु आलोचना की है। हेबरमां साहब कहते हैं कि आधुनिक समाज की गतिशीलता को प्रणाली के विभेदीकरण के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो जीवन जगत में धन और शक्ति, बाजार और सरकार के अव्यक्तिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार आधुनिक समाज की व्याधियों के व्यवस्थाओं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न वस्तुकरण और नौकरशाहीकरण द्वारा जीवन जगत के उपनिवेशीकरण के संदर्भ में समझा जा सकता है। इन विचारों से स्पष्ट प्रकट होता है कि हेबरमां साहब ने मार्क्सवादी परंपरा के एक प्रमुख सूत्र को छोड़ दिया है। मार्क्सवादी परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि व्याख्याएं सिस्टम अपने आप में अलगाव के स्वरूप होती है, जिन पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। जहां एक और हेबरमां साहब ने मार्क्स के मानव के विमुक्तिकरण के विचारों के प्रति सहमति प्रकट की है, वहां उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी और प्रत्यक्षात्मक साधनों को कहीं स्वीकार नहीं किया है। हेबरमां साहब कहते हैं कि वर्ग समाज में पूंजीवाद की शुरुआत होती है और नौकरशाही या उद्देश्यात्मक तार्किकता व्यक्तिगत जीवन पर निरंतर अपना नियंत्रण जमाती है। किंतु हेबरमां साहब यह विश्वास प्रकट करते हैं कि हमें जीवन जगत, चेतना और संप्रेषणात्मक क्रिया का विश्व को ऐसी स्वचालित व्यवस्था के समान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसके नियंत्रण सदस्यों की चेतना को दबा देते हैं जो उनमें गड़ी होती है। अपनी इस पुस्तक में हेबरमां साहब ने जीवन जगत यानी लाइफ वर्ल्ड का अपना विवेचन दुर्खाइम, एमिल दुर्खाइम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और एल्फ्रेड सूज के प्रघटनाशास्त्रीय समाजशास्त्र से प्रारंभ किया है। प्रघटनाशास्त्रीय समाजशास्त्र से प्रारंभ किया है। उनके अनुसार अल्फ्रेड सूज के जीवन जगत की धारणा रोजमर्रा के जीवन के विश्व अर्थात विगत अनुभवों सहित व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुमानों के सकल क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। यह जीवन वृत्त के द्वारा निर्धारित एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को जबरदस्ती से धकेल दिया जाता है। यह एक ऐसा विश्व होता है जिसके बारे में हमारी पहले से कुछ धारणा बनी होती है। इस विश्व में व्यक्ति अपने व्यवहारिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। अल्फ्रेड सूज के इन विचारों से सर्वथा भिन्न हेबरमां साहब का जीवन जगत चेतना का एक ऐसा क्षितिज है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। यह व्यक्तित्व रचना और संप्रेषणीय क्रिया का क्षेत्र होता है। हेबरमां साहब के अनुसार संप्रेषण जीवन जगत के सभी कार्यकलापों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्तिगण
अपने कथनों की वैधता के लिए स्वीकृति प्राप्त करते हैं। आधुनिक समाज का विश्लेषण करते हुए, माने मॉडर्न सोसाइटी का विश्लेषण करते हुए, हेबरमास साहब कहते हैं कि यह एक आहत समाज है। इस समाज की आलोचना मात्र आर्थिक निर्धारणवाद के अकेले तर्क के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके लिए कई तर्कों की जरूरत है। वे कहते हैं कि सत्य सापेक्षिक होता है, जबकि मार्क्सवाद पूर्णतः सापेक्ष विरोधी है। सभी मानव समान नहीं है, अतः उनके संबंध में सत्य में भिन्नता है। अतः सत्य समाज सापेक्ष होता है। मार्क्स के श्रम और उत्पादन की अवधारणा सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को समझने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त कार्ल मार्क्स ने समाज के गठन में अधिसंरचना की पूर्ण उपेक्षा की है। मार्क्स ने जो शोषण और उत्पीड़न की बात कही है, वह भी अब विकसित समाजों पर चरितार्थ नहीं होती। इन समाजों में दमन के अब पुराने तरीकों का प्रयोग कठिनता ही देखने को मिलता है। अंत में सोवियत रूस के पतन ने मार्क्सवाद की असफलता को सिद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हेबरमास साहब की गणना नव मार्क्सवादियों में की जाती है, क्योंकि मार्क्सवादी होते हुए भी उन्होंने एक और कई मुद्दे पर मार्क्सवाद की आलोचना की है, तो दूसरी ओर उन्होंने कई अर्थों में पूंजीवाद का समर्थन किया है। उनका मानना है कि पूंजीवाद का विकल्प नहीं है। उन्होंने दकियानुसी प्रजातंत्र का भी विरोध किया है। वे उत्तर आधुनिकता के भी घनघोर विरोधी हैं और वर्तमान आधुनिकता को भी एक अधूरा प्रोजेक्ट मानते हैं, और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने तार्किकता पर जोर दिया है। हेबरमास साहब का लक्ष्य ऐतिहासिक भौतिकवाद का पुनर्निर्माण रहा है। वे कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कार्य श्रम उद्देश्यात्मक तार्किक क्रिया और सामाजिक अथवा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया संप्रेषणीय क्रिया के बीच भेद करने में असफल रहे हैं। कार्ल मार्क्स साहब ने सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्णतः अवहेलना की है और इसे कार्य के रूप में मान लिया है। हेबरमास साहब ने मार्क्स के विपरीत कार्य और अंतःक्रिया में भेद किया है। उन्होंने कहा है कि उद्देश्यात्मक तार्किक क्रिया कार्य की अपेक्षा संप्रेषणीय क्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है, और यह सभी मानवीय अंतःक्रियाओं में अंतर्निहित होती है। संप्रेषणीय क्रिया सभी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ सभी मानवीय विज्ञानों का आधार है। जहाँ मार्क्स साहब ने कार्य श्रम पर बल दिया है, वहाँ हेबरमास साहब संचार और संप्रेषण और संचार पर जोर देते हैं। हेबरमास साहब ने अडार्नो और होखैमर डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट के आधुनिक विश्व के बारे में निराशावादी विचारों के स्थान पर इसके उज्जवल भविष्य की आशा प्रकट की है। इन विचारकों की नकारात्मक विचारणा के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते हुए हेबरमास साहब ने आधुनिकता के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के प्रति आशान्वित है, और वे स्वयं भी इसके लिए प्रयत्नशील है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे मानते हैं कि उत्तर युद्धकालीन पूंजीवाद में विज्ञान के जिस साधनात्मक परिप्रेक्ष्य का वर्चस्व रहा है, उनकी खुले दिल और दिमाग से आलोचना की जाए। आधुनिकतावाद के प्रति प्रतिबद्धता और भविष्य के प्रति आशा ने ही उन्हें कई शीर्ष विचारकों जैसे जो बॉडरिलार्ड, जियोलेटार्ड आदि तथा कई अन्य आधुनिकतावादियों से अलग कर दिया है। इसके उपरांत भी वे आधुनिकता संबंधी अपने आजीवन कार्यक्रम आधुनिकता के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के प्रति आशान्वित और प्रतिबद्ध है। मार्क्सवाद, पूंजीवाद, आधुनिकता और विज्ञान विषयों को लेकर हेबरमास साहब की आलोचना भी हुई है। उत्तर आधुनिकतावादी लियोटार्ड तथा अन्य हेबरमास साहब के भव्य वृत्तांतों ग्रैंड नैरेटिव की कटु आलोचना की है। हेबरमास साहब के इस विचार से भी बहुत कम लोगों ने सहमति प्रकट की है।
कि आधुनिकता के विचार की शुरुआत रूसो, डेकार्ता अथवा कोलंबस के स्थान पर हीगल से हुई है। उनके इस विचार को भी समर्थन नहीं मिला है कि हीगल की दर्शनशास्त्रीय प्रणाली का समग्र रूप में प्रभाव पड़ा है। आधुनिक विज्ञान के बारे में भी हेबरमास साहब के अति पुराने दृष्टिकोण की विद्वानों ने आलोचना करते हुए कहा है कि आइंस्टीन, हेसनबर्ग और गोडले के बाद अब विज्ञान की रुचि तकनीकी लक्ष्यों मात्र तक सीमित नहीं रह गई है, जिसे कभी प्रत्यक्षवाद के नजरिए से ठीक माना जाता था। आजकल विज्ञान का प्रयोग उद्धार कार्यक्रमों में तेजी से किया जा रहा है। विज्ञान के विषय पर यदि दृष्टि डाली जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हेबरमास साहब ने विज्ञान के मानवीय जीवन के आयाम की सर्वथा उपेक्षा की है। हेबरमास साहब के जीवन जगत के स्तर पर भाषाई क्षमता और अविकृत संचार के सिद्धांत निर्माण के प्रयासों के बारे में भी कई प्रश्न खड़े किए गए हैं। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला हो गया द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर एन इंक्वायरी इनटू ए कैटेगरी ऑफ वर्जू सोसाइटी, जो 1962 में आया। दूसरा हो गया थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो 1963 में आया। तीसरा हो गया नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, जो 1868 में आ गया। अगला हो गया टुवार्ड्स ए रेशनल सोसाइटी, जो 1970 में आया। अगला हो गया लेजिटिमेशन क्राइसिस, जो 1973 में आया। अगला हो गया कॉम्बिनेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो 1976 में आया। अगला हो गया द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो 1981 में आया। अगला हो गया द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, जो 1985 में आया। अगला हो गया पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग, जो 1992 में आया। तो ये हेबरमास साहब की कृति और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं, उनका उल्लेख किया गया है। जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी। ये जो जुर्गन हेबरमास साहब की कृति और पुस्तकें हैं, जो है जो समाजशास्त्र के अंदर विभिन्न एग्जाम, जो ऊपर से ऊपर हो और नीचे से नीचे, जैसे छोटा लेवल का एग्जाम हो या मध्यम वर्ग का या ऊपर लेवल का, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समाज के अंदर जब तक सामाजिक विचारकों का अध्ययन नहीं किया जाए तब तक समाज का ज्ञान अधूरा है। इसलिए समाज के अंदर, समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक विचारकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी।